वेलकम बैक एवरीबडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। और जैसे कि हसनैन ने ब्रेक से पहले आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अभी कुछ बात करेंगे इसराइल और ईरान पे जो बढ़ता तनाज़ा है, जो जंग है उस पर। सो इसराइली हमलों में इस वक्त 4 ईरानी फौजी जान बहक हुए हैं, जबकि हमलों में तेहरान इसके अलावा दीगर जो इलाके हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। और इसराइल की जानिब से रात गए ईरान में फ़ौजी अड्डों पर कई बार हमले किए गए हैं, जिस पर जो पूरी दुनिया है उसमें सेहूनी रियासत अपनी जो जारहाना पॉलिसीज़ है उसके ख़िलाफ़ दुनिया की तरफ से रिएक्शन भी सामने आ रहा है और सेहूनी कोर्सेज़ को रिजेक्ट करने का एक मुतालबा भी सामने आ रहा है। ईरान की बहरहाल जो वज़ारत ख़ारिजा है उन्होंने ये कहा कि मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइली दिफाई फोर्सेस का अब ये कहना है कि ये हमले ईरान की जानिब से मुसलसल कई महीने तक जारी हमलों के जवाब में दिए गए, हालांकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया इस बात की गवाह है, पूरी दुनिया जानती है कि हकीकत क्या है। खैर अभी ये तमाम तर सूरत हाल है, लेकिन अगर दूसरे एंड पे बात करूं हसनैन, तो हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पे गालिबन जो है उनके मुतअद्दिद फौजी अड्डों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। और मेरे ख्याल में हसनैन, ये जंग अब पूरी दुनिया में फैलती चली जा रही है। वैसे ये आपका ख्याल भी है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है, लेकिन इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर जाफर साहब, जो कि बैनुल-अक़वामी उमूर पर बड़ी थे। मंसूर साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग। ये जो हमले हो रहे हैं कभी ईरान की तरफ से इसराइल पे, कभी इसराइल की तरफ से ईरान पे, और अभी पहला सवाल तो मैं ये करूँगा, जिस तरह निमरा ने कहा कि क्या ये जंग आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है, पूरे खित्ते को ये अपनी लपेट में लेगी? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने है उसमें ये बात बड़े वसूख से कही जा सकती है कि जंग का दायरा, इसका स्पेक्ट्रम बहुत हद तक वसअत हासिल कर चुका है। अगरचे वो ऑल आउट वॉर वाली कैफियत नहीं है, लेकिन इस वक्त जो जंग के इशारे होते हैं, जो मुख्तलिफ इंडिकेशंस होती हैं, वो सारी की सारी मौजूद है। आप देखिए कि पूरे खित्ते का यानी जो एयर ट्रैफिक का निज़ाम है वो दरहम बरहम है। इसी तरीके से जो अभी खदशा है कि ख़ास तौर पे ईरान एक इंतहाई इकदाम करते हुए अगर अपने यहाँ से गुजरने वाली जो बहरी ट्रैफिक है, जो तकरीबन पूरे यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड का तकरीबन 40% तेल लेकर गुजरती है, अगर उसको बंद कर दिया उसने, तो आलमी सतह पे जो तेल की कीमतें हैं उसमें जो बढ़ोतरी का खदशा है वो अपनी जगह मौजूद है। यानी इकॉनमी भी आपकी शटर है, और दूसरा खुद ममालिक जो हैं वो इस वक्त खित्ते के ममालिक, चाहे वो अरब हैं या नॉन अरब हैं, वो तमाम इस मखमसे हैं कि वो इस वक्त किस तरह इस जंग को रोकें, किसका साथ दें। क्योंकि आलमी अदारे तो अपनी अफादियत जो हैं वो तकरीबन पिछले साल से इस जंग के आगाज से हम देख रहे हैं कि वो स्वाय करारदादें, बल्कि वो करारदादें भी पास करने में नाकाम रहते हैं, इसलिए कि उसको बार बार अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो है वो वीटो कर देते हैं। तो इस लिहाज से तो फिर जो मज़ाहमतकार हैं, जो इस वक्त चाहे वो फ़लस्तीन के अंदर हों, लबनान के अंदर हों, उनके पास अपने जो भी ग्रीवेंसेस हैं उसको रिड्रेस करने के लिए एक ही वे आउट था, जिसको गुज़श्ता साल अक्टूबर में हमास ने तूफ़ान अक्सा की सूरत में अनलीश किया, और अभी रिसेंटली अप्रैल में जो है यही कार्रवाई जो है हिजबुल्लाह की तरफ से देखने में आई है। यकीनन इसकी बड़ी कॉस्ट भी वो पे कर रहे हैं इस वक्त, ख़ासतौर पर फ़लस्तीन के अंदर इंसानी जानों का जितने बड़े पैमाने पे ज़िया हुआ है, और नुकसानात मादी तो आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते अब तक, जब तक ये जंग इसकी धूल नहीं बैठती। तो इसी तरीके से तकरीबन अप्रैल से ऑनवर्ड इस वक्त तक तकरीबन 3000 लोग जो है वो लबनान के अंदर जाँ बाक हो चुके हैं इसराइल की इस ऑनस्लॉट के नतीजे में। और इसी तरीके से जो इन्हीं जो मज़ाहमती ग्रुप हैं, उनकी जो टॉप लीडरशिप है उनको जिस अंदाज से शहीद किया गया है, और तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन उनको तज के, यानी हमास के लीडर को तेहरान में शहीद किया गया, और हिजबुल्लाह के सरबराह को लबनान एक सॉवरन कंट्री है, और लबनान की हिजबुल्लाह जो है वो खुद हुकूमत का एक पार्ट एंड पार्सल है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ इस नौयत का इक़दाम किया जाना ये इंटरनेशनल लॉ की भी खिलाफ वर्जी है। लेकिन क्योंकि लबनान की सूरत हाल आपके सामने है कि वहाँ इस वक्त जो है कोई एक मुनज़्ज़म हुकूमत नहीं है, ना वहाँ पे सदर है, ना वहाँ पे गवर्नर स्टेट बैंक है, ना वहाँ के आर्मी चीफ हैं, ना वजीर आजम है। तो वो एक लिहाज से मिस गवर्नेंस का जो एक रोल मॉडल हो सकता है वो इस वक्त बना हुआ है। और उसकी रीज़न भी यही है कि जो वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो मैंडेट है उसको तस्लीम नहीं किया जाता, और उसके नतीजे में जो वेस्टर्न पावर की हिमायत याफ्ता हुकूमतें हैं उनको इंस्टॉल करने की कोशिशें पिछले 15 साल से जारी थी। और इसी नौयत की कोशिशें जो हैं वो पिछले 75 साल से जो हैं वो फ़लस्तीन के अंदर, चाहे वो गज़ा की पट्टी हो या उसके साथ वेस्ट बैंक का इलाका हो, तो ये वो नाइंसाफ़ियाँ हैं मैं समझता हूँ जो उस वक्त जो निहत्ते अवाम को हथियार उठाने पे मजबूर करती हैं।
और उनके पास जो यकीनन जो भी जिस नौइयत के हथियार है आपके सामने है, लेकिन उसके मुकाबले में जो हथियार जो लाओ लश्कर इस वक्त इसराइल के डिस्पोजल पे है, और ख़ास तौर पे आज भी अमेरिका के तमाम तर ऐलानात के बावजूद कि हम इसराइल को मजीद असला नहीं देंगे, वो उनको असला फराहमी जारी है और एक पूरी सप्लाई चेन है। अभी तो रिसेंटली मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट इदारों ने इस नौइयत की तहकीकात की हैं कि जिसमें बताया गया है कि पूरे इस जंग के दौरान कितने बड़े पैमाने पे जो है वो एयर ब्रिज कायम किया गया था असले की सप्लाई लाइन को इंश्योर करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर है, और ख़ास तौर पे उन मुल्कों के लिए कि जो इस वक्त अपनी बेबसी का भी इजहार करते हैं कि जी हम क्या करें। तो बुनियादी तौर पे ये पूरी सप्लाई चेन जो है वो उनके फ़ज़ाई हदूद से गुजर कर यहाँ आती है। उसमें उर्दन भी शामिल है, उसमें दीगर खलीजी ममालिक भी शामिल हैं, उसमें मिस्र भी शामिल हैं। तो आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उस सप्लाई चेन को रोक तो सकते हैं के लिए अपनी अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद करने का मैंडेट तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनके जहाज़ नहीं गिरा सकते तो कम से कम उनके जहाज़ों को अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने। और ये एक बहुत ही सॉफ्ट नौइयत का मैं समझता हूँ रेजिस्टेंस है, और ये इसराइल के लिए एक आई ओपनर होगा कि अब किस तरीके से वो अमेरिका से असला हासिल करेगा और किस तरीके से वो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जो है वो जारी रख सकेगा। ठीक, अच्छा जी। अच्छा मंसूर साहब, अब इस तमाम तर सूरत हाल में आपको ईरान की क्या पोजीशन लगती है? क्या उनकी जोहरी तनसीबात खतरे में है? क्योंकि जिस तरह से इसराइल अटैक कर रहा है वो तो हमारे सामने ही है। जी, इसमें कोई शक नहीं कि जब इसराइल की अमेरिका की तरफ से जो असले की इसराइल की तरफ से जो ईरान पर हमले की जो बातें की जा रही थी, तो उसमें 3 सिनेरियो पेश किए जा रहे थे। पहला ये था कि वो ईरान के इक्तिसादी जो इश्यूज हैं उसको अटैक कर सकता है, उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक कर सकता है, या जो सबसे बड़ा उसके पास हथियार है वो उसकी फौजी तनसीबात जो है उसको। तो ईरान ने जो है इसराइल ने अपना जो तीसरा ऑप्शन है उसको इस्तेमाल किया। इसराइल ने इस हमले में तीसरा ऑप्शन इस्तेमाल किया ईरान के खिलाफ। उसकी जो महदूद पैमाने पे जो फौजी सलाहियत है उसको उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान ने अपने तमाम तर बड़े हम्बल किस्म के रिसोर्सेज के बावजूद जो है उनके इस एयर अटैक को बड़ी, जिसे कहना चाहिए, पामर्दी के साथ उसका मुकाबला भी किया है, और उसको अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए बड़े पैमाने पे नाकाम भी बनाया है। यकीनन इसमें कुछ उनकी तनसीबात को नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन माशी तौर पे वो अहदाफ को इसलिए निशाना नहीं बनाना दिया गया अमेरिका की तरफ से कि उसका जो सारा इम्पैक्ट है, जो फॉल आउट है, वो आम लोगों को पड़ता है, और आम लोग ज़ाहिर है फिर अमेरिका के खिलाफ मुजाहरा करेंगे, इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करेंगे, तो उसमें फिर वो रिजीम मजबूत होती है, जिसे इसराइल जो है वो कभी भी जो है वो मजबूत नहीं देखना चाहता, या अमेरिका मजबूत नहीं देखना चाहता। और इसी तरीके से जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, वो ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है वो उसने यकीनन बड़े महफूज और फोर्टिफाइड इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश कर रखी हैं। उसको निशाना बनाने के लिए जो इस वक्त टेक्नोलॉजी या जो आपके पास, मैं समझता हूँ जो इस वक्त फी ज़माना मौजूद, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है, और जब तक अमेरिका खुद इन्वॉल्व नहीं होगा उस हमले के अंदर तो उन तनसीबात को मौसर अंदाज में जो है वो तबाह नहीं किया जा सकता। यकीनन छोटे मोटे नुकसानात वो पहुंचा सकते हैं, तो इसी वजह से उस ऑप्शन को भी रूल आउट कर दिया गया। तो अब सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बना के, और मैं समझता हूँ ये भी बड़े कैलकुलेटेड मूव थी। जिस तरीके से आपको याद होगा अप्रैल में ईरान ने एक अटैक किया था अपने दमिश्क में कौंसल खाने पर हमले के जवाब में, वो भी बड़ा एक कोरियोग्राफिक किस्म का अटैक था, बड़ी उसकी रिहर्सल और सारा उसका पूरा एक रूट पब्लिक कर दिया गया था कि किस तरीके से उन्होंने अटैक करना है। और फिर उर्दन के अंदर, फिर इसी तरीके से इराक के अंदर उन्हीं के वो मिसाइल जो है वो अहदाफ से पहुंचने से पहले गिरा लिए गए। और इसी तरीके से यहाँ पे भी जो इसराइल की तरफ से जो एयर अटैक किया गया है वो ईरान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल किए हुए बगैर किया गया है, क्योंकि ऐसी सूरत में ये एक पूरी खुली जंग की तरफ निशानदेही थी, और इसराइल इस मौके पे उस तरह का तासुर नहीं देना चाहता दुनिया को कि उसने एक आज़ाद खुदमुख्तार मुल्क पर जो है एक राह रास्त हमला किया है। तो उन्होंने यानी फ़ज़ा में रहते हुए और मुख्तलिफ टारगेट्स को जो है वो निशाना बनाया, और इसी वजह से उनके वो जो हमले हैं वो उस अंदाज से मुअस्सर नताइज नहीं ला सके जो यकीनन किसी फ़ज़ाई हदूद के अंदर या हदफ के करीब आकर हमले की सूरत में जो है वो हासिल होते हैं। लेकिन अपनी राय आमा को मुतमईन करने के लिए और इसी तरीके से अपने सरपरस्त आला अमेरिका को मुतमईन करने के लिए उन्होंने ये कार्रवाई की है, क्योंकि अमेरिका इंतखाबात के जिस मरहले पे इस वक्त है वो भी नहीं चाहता कि इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर एक जो वॉर थिएटर है वो बड़े पैमाने पे फैल जाए, और इसराइल अमेरिका के लिए
अपने अवाम को दिखाने के लिए कोई ऐसी विक्ट्री ना हो कि जी मिडिल ईस्ट में हम पीस ले आए हैं, फलस्तीन का मसला अच्छा, वैसे सुलझ रहा है, मंसूर साहब, लबनान का अमेरिका मार्च अमेरिका का आपने बोला, अमेरिका के हवाले से तो मैं आपसे बात करूंगा कि उसका जो मयार है बड़ा दोगला है। वो तो मजम्मत भी नहीं करते अगर इजराइल ईरान पे हमला करते हैं, लेकिन एक सवाल है जो कि मैंने बड़ा इंटरनेशनली पढ़ा भी है कि जब इजराइल या ईरान एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं तो उसमें जो नुकसानात हैं उसका तखमीना बहुत कम लगाया जाता है। क्या मीडिया कंट्रोल है इस वजह से, या फिर वाकई दोनों मुल्क एक दूसरे के हमलों की पहले ही इंटेलिजेंस रखते हैं और अपने नुकसानात हैं उनको मिनिमाइज करते हैं? देखिए जी, मैंने जैसे पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये कोरियोग्राफिक हमले होते हैं, और इसका क्योंकि अमेरिका और ईरान के बराह रास्त ताल्लुकात नहीं हैं, वो किसी तीसरे मुल्क के ज़रिए जो है वो इस नौइयत के हमलों की इतला जो है वो उन तक पहुंचाता है, स्विट्ज़रलैंड के ज़रिए या दीगर ममालिक के ज़रिए। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये जो अटैक किए जाते हैं, और दूसरा जो आपने कहा कि इनकी इंफॉर्मेशन चाहे वो इसराइल के अंदर अटैक हो रहे हैं या ईरान के अंदर हो रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन यानी मुस्तनद ज़राए वाली क्यों नहीं आ पाती। इसराइल के अंदर तो आपके इल्म में है कि वहाँ पे जो फ्री मीडिया है उन्होंने ख़ासतौर पे अल जज़ीरा और दीगर चैनल जो है उनको अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में काम करने से रोक दिया है, और उनको इसराइल यानी फ़लस्तीन, मकबूजा फ़लस्तीन, चाहे वो ग़र्ब उर्दन का इलाका है या इसराइल में तल अबीब में दफातर हैं, वो बंद कर रखे हैं। और इस वजह से वहाँ से कोई बराह रास्त इंफॉर्मेशन, और उनका मीडिया यकीनन कंट्रोल्ड मीडिया है, और वो जब तक उनकी कोई फौजी तर्जुमान जो हैं वो इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं करते उस वक्त तक उस चीज़ को शेयर नहीं किया जाता। और वहाँ पे सोशल मीडिया भी इस अंदाज से इतना ज़्यादा फ्री नहीं है जितना हम दूसरी दुनिया में ख्याल करते हैं। इसी तरीके से ईरान भी एक ज़ाहिर है एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, और वहाँ पे भी मीडिया भी कंट्रोल्ड है, और फिर दूसरा बराह रास्त जो एक्सेस है वहाँ पे भी इस तरीके से बैन अक़वामी मीडिया को हासिल नहीं है जिस तरीके से इसराइल के अंदर है। यही वजह है कि हमारे पास दोनों यानी जो महाज हैं वहाँ से जो नुकसानात या अदरवाइज जो कोई अचीवमेंट हैं उनकी कोई इतलात जो हैं वो ऐसी मुसद्दका इतलात नहीं आती कि जिनको आप मीडिया में शेयर कर सकें या जिस पर लोग एतबार कर सकें। तो यही वजह है कि फिर मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो जन्म लेती हैं, साजिशी नज़रिए जन्म लेते हैं। उसमें फिर यही लगता है कि ये एक नूरा कुश्ती है, और उसमें कभी इसराइल जो है वो ईरान को चित करने के लिए एक ड्रामा रचाता है, और इसी तरीके से फिर कभी ईरान जो है वो अपने अवाम और दीगर जो मज़ाहमती ग्रुप हैं उनको वो करने के लिए, उनकी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए इसी नौइयत के जो है वो ऑर्केस्ट्रेटेड हमले जो है वो करता है। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो कज़िया है वो किसी करवट बैठने के बजाय नई साजिशी थ्योरियों का जो है वो शिकार हो जाता है, और उसके बाद यकीनन दुश्मन जो है उसको नया टाइम बाय करने का मौका मिल जाता है, और वो इस दौरान अपनी दीगर प्लानिंग जो है मुसलमानों को तहत करने की वो करता है, और उसके बाद फिर हम एक नए मॉर्निंग शो में इन्हीं मसाइल को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा मंसूर साहब, लेकिन इसराइल ने ईरान की जोहरी तनसीबात क्या हो गई, या फिर अगर बात करें तो उनकी तेल की तनसीबात पे हमला क्यों नहीं किया? मैंने ऐसा किया ना कि जो इक्तिसादी इशू था, हाँ। उसको इस अमेरिका या इसराइल ये समझते थे कि अगर हमने इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट किया तो उसका जो फॉल आउट है, जो उसके नतायज है, असरात जो हैं वो आम लोगों पर पड़ते हैं, उनकी जिंदगियों पर पड़ते हैं। आपके इल्म में है कि इस वक्त ईरान के अंदर जितना बड़ा अफरात ज़र है वहाँ पे आलमी पाबंदियां एक अरसे से जारी हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बिल्कुल यानी इंतहाई मखदूश हालत में है। तो लोग वहाँ पे वैसे ही तंग हैं। तो ऐसी सूरत में जब उनकी ज़िंदगी को मज़ीद तंग किया जाएगा तो ज़ाहिर है वो हमला आवर लोग हैं, उन्हीं के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे, उन्हीं के खिलाफ वहाँ पे फिर मर्ग बार अमरीका अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। तो अमरीका और इसराइल ईरान में इस नौइयत की सिचुएशन नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनका हदफ तो वहाँ की हुकूमत को कमज़ोर करना है। तो ये हमले उनकी हुकूमत को मजबूत कर सकते थे। और इसी तरीके से न्यूक्लियर, मैंने बताया कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है वो जितने फोर्टिफाइड और जितने महफूज एनवायरनमेंट के अंदर बना रखी हैं, उसको तबाह करने की टेक्नोलॉजी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। और अमेरिका अगर उस हमले में खुद शरीक होता है, अपने वो तैयारे जो उन ज़ेर ज़मीन तनसीबात को तबाह करने की सलाहियत रखती हैं, उनको इसराइल के डिस्पोजल पे लाता है, तो ऐसी सूरत में तो अमेरिका खुद ईरान पर हमला आवर हो जाएगा, और ये मैं समझता हूँ एक खित्ते में बहुत बड़े भूचाल की कैफियत को पैदा करेगा। और अमेरिका ने ऑलरेडी जो है ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं या उसकी जो जौहरी सलाहियत है उसको कंटेन करने के हवाले से माजी में भी बहुत सारी एफर्ट्स की हैं। उनके न्यूक्लियर साइंसदानों को इसराइल के ज़रिए भी कत्ल किया गया है। इसी तरीके से और बहुत सारे नुकसानात उन पर, ज़ाहिर जो आलमी पाबंदियाँ हैं उसकी वजह से भी वो तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के फुली काबिल नहीं है। लेकिन अब भी जो बैन अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी है
उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इस वक्त भी ईरान जो है वो तकरीबन 40% जो है यूरेनियम अफजूदा करने की सलाहियत रखता है। और अगर ईरान आज ये तय कर ले कि उन्होंने अपना ये जौहरी बम डेवलप करना है तो वो तकरीबन 3 हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो सारे बम जो है वो बना सकता है। और अमेरिका इस नौयत की एक्टिविटी करके ईरान को ये जवाब फराहम नहीं करना चाहता कि इस वक्त ईरान को अपने दिफा के लिए एक जौहरी तवानाई की ज़रूरत है, एक जौहरी बम की ज़रूरत है। तो लिहाजा वो इसी वजह से इसराइल को ईरान की जौहरी तनसीबात को हमला करने से जो है वो रोके हुए। ठीक हो गया। सीनियर जर्नलिस्ट मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि ईरान और इसराइल की जो हालिया सूरत हाल से हमें इन डिटेल बता रहे थे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मुल्क की सियासत के हवाले से हम बात करेंगे। स्टे विद अस।